तो प्यारे बच्चों, हमने इतिहास में 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिया है और आज हम लोग थोड़ा सा भूगोल की ओर बढ़ेंगे। भूगोल का 2 चैप्टर आज हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें कम कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2 चैप्टर मिला के कुछ 50-55 क्वेश्चन के आसपास है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भूगोल जो है, खासकर मानव भूगोल जो है, तो मानव भूगोल एक बहुत ही फैक्ट बेस्ड चीज होती है जिसमें आपको ज्यादा फैक्ट रहते हैं, ज्यादा तथ्य रहते हैं। तथ्यों को आपको याद करना होता है, या तो आपको आंकड़े याद करने होते हैं या कुछ भूगोल वेत्ताओं के नाम याद करने होते हैं। किन्होंने कौन सा थियरी दिया है उसको याद करना होता है, उनका नाम याद रखना पड़ता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और याद करने वाला पोर्शन इसमें ज्यादा है। तो इसके लिए एक बार के लिए आप लोग इसमें समझने से ज्यादा एक बार के लिए याद करने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है? तो सही नाम क्या हो जाएगा? एलन सी सैंपल राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ये देखिए, आप कॉमन सेंस के आधार पर बना सकते हैं। अगर आप इतिहास पढ़े हुए होइएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। देखिए कैसे कह रहा है कि भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो मैंने बताया है कि जब क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली पता ना हो तो आप कम से कम 3 जो आपके ऑप्शंस रहते हैं उसको आप अगर निकाल दीजिएगा, उसको किसी ना किसी कारण से छांट दीजिएगा, तो आपका सही आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो आइए ए ऑप्शन को देखते हैं, यात्रियों के विवरण। तो पुराने जमाने के जो यात्री आए हुए रहेंगे या अभी के भी जो यात्री रहेंगे, कहीं जाएंगे, वहां से घूम के आएंगे, तो उस जगह के भूगोल के बारे में आपको जानकारी वो क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। उसके अलावा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, इसको एक बार के लिए रहने देते हैं क्योंकि लग रहा है कि यही राइट आंसर होगा। तीसरा हम देखते हैं प्राचीन मानचित्र। प्राचीन जमाने का जो मानचित्र आपको मिलेगा कहीं भी, तो उसमें उस समय के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी जरूर दी हुई रहेगी क्योंकि मानचित्र में भूगोल के बारे में जानकारी दी हुई रहती है। तो ये भी जो है ये भौगोलिक सूचना देगा। इसके अलावा प्राचीन महाकाव्य जो है, जो बहुत पुराने जमाने में लिखे गए हैं, ये जो महाकाव्य रहेंगे ये भी आपको उस समय के भूगोल से रिलेटेड जानकारी जरूर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने जब हमको मिलेंगे तो हम पृथ्वी के भूगोल के बारे में, भूगोल जब हम कहते हैं तो हम पृथ्वी के भूगोल के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा से जो चट्टानी पदार्थों के नमूने मिलेंगे उससे पृथ्वी के भूगोल में तो कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने के मिलने से भौगोलिक सूचना नहीं मिल पाएगी। भौगोलिक सूचना जब भी होती है तो पृथ्वी के बारे में होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? पहला ऑप्शन है समाकलनात्मक अनुशासन। ये एक समाकलन से आधारित होता है, क्योंकि समाकलन मतलब क्या होता है? पता करना, आंकड़ों के आधार पर जो जानकारी मिलती है उसको इकट्ठा करना। तो ये भूगोल का वर्णन करता है। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो मानव भूगोल इसी के बारे में है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन के बारे में है। तो ये भी भूगोल की जानकारी देगा। चौथा है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप भी हमें भूगोल का वर्णन मिलता है कि पहले जो है कैसे चीजें होती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि पहले के जमाने में आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मानव भूगोल में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि मानव भूगोल में पूरे पृथ्वी का एक मानवीकरण कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता है, हमारे यातायात के साधन, उसके बाद संचार के साधन सब धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है कहीं ना कहीं मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। द्वैधता पर आश्रित, द्वैधता एक परिकल्पना है जिसमें ये कहा गया है कि मानव और पर्यावरण 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों के बीच में संबंध नहीं है। तो ये वाली जो अवधारणा है इसके आधार पर हम भूगोल का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूगोल में, खासकर मानव भूगोल में, मानव और मानव के पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों की बात की गई है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? द्वैधता पर आश्रित। चौथा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है उनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल के जनक है। ये भूगोल के जनक अगर पूछा जाएगा तो वो दूसरा आंसर होगा। याद रखिएगा कि मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल है। नियतिवाद के विचारक कौन थे? ये जो तीनों नाम है, ई कांट, हम्बोल्ट और रीटर, ये तीनों जो है ये नियतिवाद के विचारकों में आते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। तीनों नाम आप याद रखिएगा, ई कांट, हम्बोल्ट और रीटर, ये तीनों नियतिवाद के विचारक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है?
तो वो है मानव बुद्धिमत्ता। जैसे मानव के पास बुद्धि है, इसीलिए वो अपने पर्यावरण के साथ एक संबंध स्थापित कर पाता है, एक अनोन्य क्रिया जो है वो कर पाता है। हमारे पास बुद्धि है तभी ना हम लोग आग जलाना सीखे, हम लोग वनों को यूज करना सीखे, हम लोग लकड़ी का यूज सीखे, या पृथ्वी पर उपस्थित बाकी जितनी भी चीजें हैं, हमारे पर्यावरण में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं, सबका हमने क्या किया, उपयोग करना सीखा। तो ये किसकी वजह से संभव हुआ? मानव की बुद्धिमत्ता की वजह से संभव हुआ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सही आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता, यानी मानव की बुद्धि। भूगोल का जनक माना जाता है, देखिए मानव भूगोल का जनक हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक रैटजेल है। लेकिन भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो उसमें देश के संबंध में दिया, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ये जो नाम है जिनको माना जाता है भूगोल का जनक, उनका नाम है हिकेटियस। ये 550 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व की बात हो रही है। 550 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास के ये भूगोल वेत्ता रहे हैं हिकेटियस। और इनका एक बुक है जिसका नाम है शायद जस पेरोडियस करके एक बुक है इनकी, जो इन्होंने लिखी थी, और ये यूनान से संबंधित है। इसलिए भूगोल का जनक किस देश को माना जाएगा? यूनान को। हालांकि जो हिकेटियस है, ये स्पेलिंग गलत हो सकता है इंग्लिश में, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है आप अपने काम के लिए। हिकेटियस को माना जाता है, आप हिंदी में याद कीजिएगा, स्पेलिंग इंग्लिश का ये गलत हो सकता है हिकेटियस, बाद में कोई नहीं बोलेगा कि भैया गलत स्पेलिंग लिखे हैं। तो हिकेटियस को माना जाता है। और हिकेटियस कहाँ से संबंध रखते थे? तो यूनान से संबंध रखते थे, इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। आठवां है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो ये दी है टेलर ने। टेलर का पूरा नाम क्या है? टेलर का पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। कहीं ग्रिफिथ टेलर देगा तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि टेलर का पूरा नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर। इनका नाम हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, ये शायद हम सही लिख देंगे, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी या टेलर ने दी थी। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र है? ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियर दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ठीक है। चलिए, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा है विडाल डीला ब्लाश की। इनका नाम भी एनसीईआरटी में दिया गया है, यह परिकल्पना भी दी हुई है। तो मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा दी है विडाल डीला ब्लाश ने। सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो आधुनिकतावाद। सिर्फ भूगोल ही नहीं बल्कि 1990 के दशक के बाद से बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हुए, इंटरनेट वगैरह हो गया, उसके बाद बहुत सारे देशों ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण, जैसे भारत में जो एलपीजी की नीति लाई गई, उसी तरह विश्व के अनेक देशों ने उदारीकरण की नीति अपनाई और अपने बाजारों को पूरे विश्व के लिए खोल दिया, जिससे आयात निर्यात पर्याप्त मात्रा में होने लगा और धीरे धीरे आधुनिकता जो है वो आने लगी। पहले लोग जो देश थे वो अपने अंदर में ही रहते थे, अपने व्यापार वगैरह को, अपनी संस्कृति वगैरह को अपने अंदर ही समेट कर रखते थे। अब एलपीजी जैसी नीतियां जो भारत में भी आई और साथ में पूरे विश्व में भी एक उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो एक भावना विकसित हुई 90 के दशक में, तो उसके बाद से आधुनिकतावाद जो है वो पैदा होने लगा। आधुनिकतावाद ने एक घर किया। तो 1990 का दशक जो है वो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ये आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। ब्लाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ये वही वाले ब्लाश है जिनका पिछले पेज में हमने नाम पढ़ा। क्या नाम था इनका? डीला ब्लाश, विडाल डीला ब्लाश। तो इन्हीं का नाम है ब्लाश, यहाँ पे शॉर्ट में ब्लाश दिया हुआ। तो ब्लाश जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? सही आंसर है संभववाद। ब्लाश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो संभववाद। अगला क्वेश्चन, निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो हम्बोल्ट की लिखित पुस्तक कौन सी है? कास्मास। हम्बोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कास्मास। और ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, पिछले साल पूछा हुआ है, 2022 में ही पूछा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी प्रत्यक्षवाद, संभववाद, मानववाद ये मानव भूगोल से संबंधित है, बल्कि समुद्र विज्ञान एक बहुत अलग चीज है, एक अलग
मैटर होता है, ये समुद्र के अंदर की चीजों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, तो ये कौन सा होता है, समुद्र विज्ञान। और बाकी जो 3 है ये मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, फैब्रे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फैब्रे किससे संबंधित है? फैब्रे संभववाद से संबंधित है। फैब्रे किससे संबंधित है? संभववाद से संबंधित है। और हमने ऊपर पढ़ा था ब्लाश किससे संबंधित है? ब्लाश भी संभववाद से संबंधित है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? बी, मानवीय घटक। संभववाद और नियतिवाद एक दूसरे के विरोधाभासी है। संभववाद में ये कहा जाता है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये कहा जाता है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है। इसमें यह कहा जाता है कि मानव जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भूगोल में। तो संभववाद की जो अवधारणा है उसमें मानव को ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया है। तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक। लेकिन इसके विपरीत नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें दोनों हो जाएगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नियतिवाद में याद रखिएगा दोनों होगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों। संभववाद में होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा? मानवीय घटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन जो है ये संबंधित है मानव भूगोल से, जबकि मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन से हैं? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन से हैं? टेलर। टेलर का फुल नाम हमने बताया था, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो मानव प्रकृति का दास है ऐसा कहा है एलन सैंपल ने। ये देखिए इन लोगों की क्या है, परिभाषा है, इन लोगों के द्वारा दी हुई एक संकल्पना है, तो इसको याद करना ही पड़ेगा। मानव प्रकृति का दास है ऐसा किसने कहा? एलन सैंपल ने। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एक बार और मिला था, तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है रैटजेल को। जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिया जनरालिस एक बुक है, इसके लेखक जो है वो वारेनियर है। जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? वारेनियर। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक है रैटजेल। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो लूसियन फैब्रे ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लूसियन फैब्रे ने। चलिए दूसरा चैप्टर में हम लोग सीधा चलते हैं। दूसरा चैप्टर भी एक फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी चीजें याद रखनी पड़ेगी। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न होती है। आंसर हो जाएगा आपका डी, निम्न आयु समूह। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है, यानी जनसंख्या उन देशों में ज्यादा होती है जहां मृत्यु दर क्या है? कम है। जहां मृत्यु दर कम होगी वहीं पर जनसंख्या का आकार ज्यादा होगा। तो जहां मृत्यु दर निम्न होगा वहीं निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार बड़ा होगा। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। आपको पता है कि विश्व की सबसे ज्यादा आबादी जो है कहाँ निवास करती है? एशिया में निवास करती है। सबसे ज्यादा जो है एशिया में निवास करती है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और एशिया में दो ऐसे बड़े देश है, भारत और चाइना, जहाँ की जनसंख्या 1 नंबर और 2 नंबर पर है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है वो काफी छोटे छोटे देश है, तो वो काफी घने बसे हुए देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में आपको आ जाएंगे आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका आ जाएगा फिलीपींस, और वहाँ के जो द्वीप समूह है वो सारे के सारे किसमें आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब कि एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अटाकामा एक मरुस्थल है, तो मरुस्थल में विरल जनसंख्या रहेगी। भूमध्य रेखीय प्रदेश में जंगल काफी ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे जो मौसम होता है काफी ज्यादा बारिश होती है, काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उष्ण और आर्द्र मौसम होता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा जंगल पाया जाता है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में भी जो है विरल जनसंख्या एक तरीके से पाई जाएगी। ध्रुवीय प्रदेश में तो विरल जनसंख्या पाई ही जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो सघन होगा वो कौन सा होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो सबसे कम विरल कौन सा होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक नहीं है कौन सा? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। प्रतिकर्ष कारक उसे कहते हैं तो जो चीजें मनुष्य के जो जीवन को है ना मुश्किल बनाती है उसको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो इसमें देखिए जलाभाव,
ये प्रतिकर्ष कारक है कि जल का अभाव होगा तो जीवन मुश्किल होगा, बेरोजगारी होगा तो जीवन मुश्किल होगा, महामारी फैलेगी तो जीवन मुश्किल होगा, लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं मिलेगी तो जीवन कैसा होगा, आसान होगा। तो प्रतिकर्ष कारक इसमें से कौन सा नहीं है, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एशिया। ये तो आपको ऐसे भी पता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, सही बात है, बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, सही बात है, इससे ज्यादा ही जुड़ जाते होंगे। तीसरा, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, नहीं, इतना टाइम जो है नहीं लगा था, तो ये गलत फैक्ट है। चौथा, जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, बिल्कुल सही है। जननांकीय संक्रमण जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि पहले जो होती है जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, उसके बाद एक समय आने के बाद निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जब जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम होकर स्थिरता की ओर बढ़ने लगती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये गलत बात है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष तो नहीं लगे थे। छठा है, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, उत्तर अमेरिका में। किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी कैसी है, नगरीय, यानी नगर ज्यादा है, गांव कम है, कहां पे, उत्तर अमेरिका में। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने लोग आश्रित हैं, तो 5 लोग आश्रित है। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 5 लोग आश्रित है। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। रूस एक बहुत बड़ा देश है, तो रूस को छोड़कर यूरोप के बाकी जो देश है वो बहुत छोटे छोटे देश है। अगर वर्ल्ड मैप भी उठा कर देखेंगे तो रूस के अलावा जो देश है काफी छोटे छोटे देश है। तो 40 जो स्वतंत्र देश है यूरोप में, उसमें टोटल कितने लोग रहते हैं, तो मात्र 50 करोड़ लोग रहते हैं। मात्र हमने इसलिए बोला क्योंकि भारत की आबादी है अभी का अगर देखा जाए तो 140 करोड़ के आसपास। तो 40 स्वतंत्र देश जो है यूरोप के, वहां पे मात्र कितने लोग रहते हैं, 50 करोड़ लोग। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है 1.7%। अभी नया वाला जनसंख्या का जो आंकड़ा आएगा, नई वाली जनगणना जो होने वाली है, उसमें ये आंकड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन चूंकि आप लोग का जब एग्जाम होगा उस समय ये आंकड़ा नहीं आया हुआ रहेगा, तो पुराना वाला आंकड़ा ही हम यूज करेंगे। पुराना वाला आंकड़ा कितना है, 1.7%। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 1.7%। जर्मनी की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो ये है -0.1%। जर्मनी की जनसंख्या जो है वो घट रही है, ठीक है, इसलिए माइनस में दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर कि 0.1% किसमें है, माइनस में है जर्मनी में। देखिएगा कहीं पे 0.1% दे देगा तो वो नहीं मारना है, 0.1% देगा तो वो नहीं आंसर लगाना है। आंसर क्या है, जर्मनी का याद रखना है कि जर्मनी की जो वृद्धि दर है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो घटता है तो क्या लगता है, माइनस लगता है, तो -0.1%। 11, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, तो मैदानों में केंद्रित है। क्यों, क्योंकि मैदान जो होते हैं, मैदान रहने के लिए अच्छे होते हैं। जनसंख्या के लिए मैदान जो है वो रहने के अनुकूल होते हैं। वहां पे आदमी खेती कर सकता है, कल कारखाने लगा सकता है, घर बना सकता है, और हर मौसम में जो है, हर मौसम की खेती वगैरह हो सकती है। इसलिए जो जनसंख्या सबसे ज्यादा केंद्रित कहाँ पे होती है, मैदानों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहाँ पे केंद्रित है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटियों के उच्च भागों में। नदी घाटियों में क्यों जनसंख्या केंद्रित होती है, क्योंकि नदी घाटियों के आसपास की जो जमीन होती है काफी उपजाऊ होती है, तो रहने के लिए सबसे अच्छी जमीन जो है वहीं पे होती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है, नदी घाटियों के उच्च भागों में। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी हमारी मात्र 100 करोड़। 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 100 करोड़। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबको पता है, कौन सा है, चीन। दूसरे नंबर पर कौन सा है, अपना भारत। तो पहले नंबर पर कौन सा है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या में, चीन। चलिए, निम्नलिखित निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या पूछ रहा है, किस महादेश की है। ये ओशियानिया एक नया महादेश है। ये महादेश है ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो नजदीकी द्वीप समूह है ना, उन लोगों को मिला के एक नया जो है कहा जाता है। जो पहले जो ऑस्ट्रेलिया था ना, उसका नया नाम बनाया गया है, ओसेनिया नहीं है, ओशियानिया है, ठीक है। ओशियानिया एक नया महादेश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास देखिएगा छोटे छोटे द्वीप समूह जो है आपको दिखेंगे, जैसे पापुआ न्यू गिनी जो एक बार खेलने के लिए आया था वर्ल्ड कप, अगर आपको याद हो, पिछला वर्ल्ड कप इन लोगों ने खेला था, तो ये देश वहीं पे है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो द्वीप समूह है वहीं पे है मेरे ख्याल से।
तो ओशियानिया जो है ऑस्ट्रेलिया और उसके नजदीकी द्वीप समूह को मिला के बनता है, तो सबसे निम्न जनसंख्या वाला महादेश इसमें ओशियानिया है। अगर अंटार्कटिका रहता ना यहाँ पे ऑप्शन में, तो अंटार्कटिका होता, क्योंकि अंटार्कटिका की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया से भी कम है। ठीक है, लेकिन अंटार्कटिका चूंकि है नहीं, तो उसके बाद सबसे जो कम जनसंख्या वाला महादेश है वो है ओशियानिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का द्वीप समूह। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, ये गद्दी से संबंधित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है किससे? गद्दी से। मसाई जनजाति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मसाई जनजाति संबंधित है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मसाई जो है ये अफ्रीका, जो तंजानिया देश वगैरह है, तंजानिया के आसपास की ये जनजाति है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, तो ये नहीं होगा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मसाई जो है ये कहाँ की जनजाति है? मसाई जो है वो अफ्रीका की जनजाति है। तंजानिया अफ्रीका, अफ्रीका महादेश की जनजाति है। कौन सी? मसाई। अगला क्वेश्चन, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो कुलगाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन सा होता है? देखिए, प्रवास मतलब है जब एक जगह के लोग दूसरी जगह चले जाए तो उसे प्रवास कहते हैं। तो एक जगह के लोग अगर दूसरी जगह चले जाएंगे तो जनसंख्या में परिवर्तन तो होगा। जन्म अगर कम या ज्यादा होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। मृत्यु अगर ज्यादा या कम होगी तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा। लेकिन लोगों का आवास अगर रहे या नहीं रहे तो जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होगा, आवास में परिवर्तन होगा, है ना। किसी के पास रहने के लिए घर है और किसी के पास घर नहीं है, तो जिसके पास घर नहीं है वो रहेगा नहीं, रहेगा तो जरूर, लेकिन उसके पास क्या है? घर नहीं है, तो इससे जनसंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आवास। निम्नलिखित से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आवास। निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा होगा? तो ध्रुवीय प्रदेश, क्योंकि आपको पता है ध्रुवीय प्रदेश में 6 महीने की रात 6 महीने का दिन होता है, काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, कोई वनस्पति नहीं उगती है, शीत मरुस्थल होता है, वहां पे पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में लोग निवास करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा होगा? ध्रुवीय प्रदेश। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 600 करोड़। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी 600 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो एशिया। एशिया में जनसंख्या सबसे ज्यादा भी है और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है 6 अरब हो गई? 1999 में। 1999 में विश्व की मानव संख्या कितनी हो गई? जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई? 6 अरब। किस वर्ष? 1999 में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा द्वीप जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये भी एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, जावा द्वीप है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व है और सबसे अधिक वाहनों की संख्या है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा जलवायु। स्थलाकृति एक बार के लिए लोग थोड़ा सा सह लेंगे अगर स्थल की आकृति सही नहीं है। मिट्टी भी, हर प्रकार की मिट्टी में लोग निवास करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पर भी, हर प्रकार के जहाँ पे वनस्पतियां उगती हैं वहां पे लोग निवास करते हैं। लेकिन जलवायु अगर रहने लायक नहीं रहे, जलवायु जैसे ध्रुवीय प्रदेश की जलवायु है वो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें कौन सा होता है? जलवायु। मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और स्थलाकृति भी कारक होते हैं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण कारक जलवायु है उतना महत्वपूर्ण कारक ये लोग नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? लैटविया, इसको लातविया भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का। चीन की आबादी कितनी है? तो चीन की आबादी है 1.3 अरब। ये थोड़ी सी और बढ़ गई होगी, ये पुराना डेटा है। ठीक है, क्योंकि 1.4 अरब के आसपास तो भारत की ही है अभी के अनुसार, लेकिन उस समय का अगर देखा जाए तो भारत की आबादी कितनी है? जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो आबादी है वो 1.2 अरब के आसपास है, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास है। उस समय जो चीन की आबादी थी वो लगभग थी 1.3 अरब
ठीक है, तो चीन की आबादी जब आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1.3 अरब। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो नोएस्टीन ने दिया था जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, नोएस्टीन ने दिया था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो इसमें मैं लिख नहीं पाया हूं, आपको बता देता हूं, आप एक बार याद रखिएगा उसको। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है, सेकंड चैप्टर का, वो लास्ट क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये हो ही गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये पीछे हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। इसमें ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सघन जनसंख्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा था कि विरल जनसंख्या नहीं है, मतलब सघन जनसंख्या है। तो आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। ठीक है, आर्ट्स 12th का जो 2023-24 बैच है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आके एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। पहले आप पढ़ाई करके देख लीजिए, कम से कम 4 दिन 5 दिन आप पढ़ाई करके देख लीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई होती है, और फर्क आपको अगर लगे, जो कि लगेगा ही लगेगा, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी किसी प्रकार की जानकारी, अगर 10th से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं, जो फ्री टेस्ट आयोजित कराए जा रहे हैं, उसकी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपको मिल जाएंगे, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। और बाकी पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय जो है अब बचा हुआ है एग्जाम में आपके, खासकर जो 10th वाले हैं और जो 12th वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो संभवतः कल आ जाएगी। अब वेब वीडियोस जो है, ऑब्जेक्टिव वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई जो है वो करते रहिए। चलिए, थैंक यू।